हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 25 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के सचिव के रूप में कपिल देव त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। कपिल देव त्रिपाठी जी 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर थे। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया। तो उत्तर है 23 अप्रैल। हाल ही में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले, यानी मानवता और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है कोलंबपुर, मलेशिया को। अब बात करें कि ये विश्व पुस्तक राजधानी क्या है, तो यूनेस्को एवं विश्व स्तर पर पुस्तकों के प्रकाशन एवं विक्रय उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा एक वर्ष के लिए पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है। तो इसी के अनुसार चुना गया है कोलंबपुर, मलेशिया को इस वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए पुस्तक राजधानी, विश्व पुस्तक राजधानी। और बात करते हैं विश्व पुस्तक दिवस का इतिहास। तो इसे कब से प्रारंभ किया गया और इसके लिए 23 अप्रैल तारीख को ही क्यों चुना गया। तो 23 अप्रैल 1995 को यूनेस्को की पेरिस में आयोजित एक बैठक में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और तभी से 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस या फिर विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाने का निर्णय लिया गया। बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। इसका गठन हुआ था, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1946 को और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में IMMA के अध्यक्ष कौन बने हैं। यहाँ पे IMMA क्या है, तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो क्वेश्चन है, हाल ही में IMMA के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उत्तर है राकेश शर्मा। हाल ही में राकेश शर्मा जी IMMA के अध्यक्ष बने हैं। बात करें राकेश शर्मा जी के बारे में, तो ये बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं राकेश शर्मा। इन्हें 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है IMMA का। इससे पहले मई 2019 से वे IMMA के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अब बात करते हैं IMMA की, तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1947 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विद्यादान 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो उत्तर है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। आपको ध्यान देना है, कई सारे ऐसे पोर्टल शुरू किए जा रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान और इस लॉकडाउन के दौरान। तो इन सभी को आपको ध्यान देना है, एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विद्यादान 2.0 केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 लॉन्च किया गया है। लर्निंग सामग्री में योगदान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 शुरू किया गया है। आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं और जिसके चलते जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो और निरंतरता बनी रहे, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी के तहत विद्यादान 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, जिससे लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई में कंटिन्यू रखा जा सके। बात आई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा इजराइल का पहला
पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया है। ध्यान देना है, ये इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक होगा। इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है, अभी लॉन्च नहीं किया गया है। तो उत्तर है टीसीएस। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आपने नाम जरूर सुना होगा इसका। भारत के आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है यह। भारत के आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इजराइल का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। इस डिजिटल बैंक का नाम अभी तय नहीं किया गया है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च करने की घोषणा है। कब लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया जाएगा, तो वर्ष 2021 में। यह डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म टीसीएस बैंक्स ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाएगा। अब बात है इसराइल की। तो इसराइल की राजधानी है यरूशलेम। इसकी मुद्रा है इजरायली न्यू शेकेल। और इसराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। हमने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था कि इसराइल ने और अन्य कई देशों ने भी भारत से हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा की मांग की थी, जो कि कोविड-19 के इलाज के लिए एक, जब तक उसका वैक्सीन तैयार नहीं होता है तब तक उसके एक अल्टरनेटिव के रूप में उपयोग की जा रही है, और ये कारगर भी साबित हो रही है। बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस का फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नटराजन चंद्रशेखरन और सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, उससे पहले हम इसराइल की लोकेशन भी देख लेते हैं। ये मैप है जिसमें मिडिल ईस्ट मोस्टली दिखाया गया है। ये पूरा मिडिल ईस्ट का पार्ट है। इधर अफ्रीका है और इधर है एशिया। ये मिडिल ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। तो आप देख रहे होंगे ये इजराइल दिख रहा है। इसके अलावा ये सऊदी अरबिया है, ईरान दिख रहा है, अफ़गानिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, इजिप्ट दिख रहा है। तो हमें देखना है यहाँ पे इजराइल, और इजराइल के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इजराइल बॉर्डर शेयर कर रहा है वो भी हम देखेंगे। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो ये दिख रहा है इजराइल, जो कि 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। किसके किसके साथ? तो ये इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसके अलावा जॉर्डन के साथ शेयर कर रहा है। इजिप्ट है, जॉर्डन है, इसके अलावा लेबनान के साथ और सीरिया के साथ। तो आपने देखा। इसके अलावा आप ध्यान देंगे तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। इजराइल मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के किनारे स्थित देश है। अब कुछ आसपास की भी लोकेशन देख लेते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम में स्टैटिक पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पढ़ने में काफ़ी सहायता मिलती है इसे याद करने में। तो आप ध्यान देंगे, ये टर्की है, ये भूमध्य सागर है, सीरिया है, लेबनान है, इजराइल है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, नीचे देखेंगे इधर सऊदी अरबिया है, ये कुवैत है कॉर्नर में, ये इराक है, ईरान है, इधर अफ़गानिस्तान है, उससे राइट में जाएंगे तो पाकिस्तान, और उससे भी राइट में आप जाएंगे तो वहाँ इंडिया मिलेगा आपको। इधर ऊपर देखेंगे आप ईरान से तो इधर तुर्कमेनिस्तान है, और ये कैस्पियन सी है। टर्की के ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पे ब्लैक सी है। टर्की के ऊपर ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी। चलिए, काफ़ी जगहों पे हमने बात की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, हाल ही में BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में BWF ने एक अभियान शुरू किया है IM बैडमिंटन, जो कि खिलाड़ियों में खेल भावना का विकास करने और डोपिंग वगैरह जैसी जो कुप्रथाएं हैं इन्हें दूर करने के लिए, खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है। तो इसके एम्बेसडर के रूप में हाल ही में PV सिंधु जी को भी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई एम्बेसडर्स हैं जो पहले से एम्बेसडर के रूप में हैं BWF के इस अभियान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में BWF कहते हैं, इसके द्वारा शुरू किए गए IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर ग्रुप में शामिल किया गया है। आप देखेंगे ये हैं PV सिंधु जी। बात आई BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी
5 जुलाई 1934 को 5 जुलाई 1934 को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मुख्यालय। एग्ज़ाम में ज़्यादातर मुख्यालय ही पूछ लिए जाते हैं, हेडक्वार्टर्स। तो BWF का मुख्यालय है कोलमपुर मलेशिया में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लॉर्सन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा वॉश करो ऐप की शुरुआत की गई है? तो उत्तर है IIIT दिल्ली। IIIT का फुल फॉर्म है यहाँ पे इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके द्वारा वॉश करो ऐप की शुरुआत की गई है। यह मोबाइल ऐप लोगों के नज़दीक मौजूद कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जोन के बारे में चेतावनी देने और महामारी से संबंधित समाचारों के विश्वसनीय या फेक होने के बारे में जांच करने में मदद करेगा। बात आई IIIT दिल्ली की, तो इसके निदेशक हैं वर्तमान में रंजन बोस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब जैसा कि मैं अपने हर दिवस वाले क्वेश्चन में बात करता हूँ कि किसी भी दिवस को मनाने के लिए किसी विशेष तारीख को चुनने के पीछे कोई ना कोई कारण है। तो कारण क्या है यहाँ पे? तो 24 अप्रैल 1993 को देश में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, आपको ध्यान देना है, ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस अथवा राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस का आयोजन किया जाता है। देश में पहली बार अप्रैल 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस मनाया गया था, यानी कि 2010 से इस पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की इन्होंने घोषणा की है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट का, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तर है राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था, जिसने वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात करें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री की, तो ये हैं वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुरैना मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट फेल्यूडा विकसित की है? तो आपको पता है कि कई सारी टेस्ट किट विकसित की जा रही हैं कोविड-19 के टेस्ट के लिए। तो इसी के तहत हाल ही में फेल्यूडा नाम की एक टेस्ट किट विकसित की गई है, जो कि कम लागत में ही टेस्ट कर सकेगी, और ये विकसित की गई है CSIR और IGIB के द्वारा। यहाँ पे CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और हिंदी में कहें तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और IGIB का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। अब बताते हैं कुछ आपको फेल्यूडा के बारे में। तो इस टेस्टिंग किट का नाम महान फिल्मकार सत्यजीत रे एक फिल्मकार थे, बंगाल के थे। इनकी कहानियों में एक जासूसी कैरेक्टर होता था जिसका नाम था फेल्यूडा, जो कि कुछ ही समय में किसी भी केस को सॉल्व कर लेता था। तो उसी के नाम से प्रेरित होकर इस टेस्ट किट का नाम फेल्यूडा रखा है, जो कि कुछ ही मिनटों में वायरस के बारे में जानकारी प्रदान कर देगा। साथ ही ये टेस्ट किट कम लागत वाला है, यानी कि जहां प्राइवेट लैब में RT-PCR टेस्ट के लिए 4500 रुपये के आसपास का खर्च आता है, वहीं फेल्यूडा टेस्ट किट का उपयोग करके मात्र 500 रुपये का खर्च में जांच की जा सकेगी। यह टेस्टिंग किट 2 वैज्ञानिकों डॉक्टर सौविक मैती और डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती के द्वारा विकसित की गई है। बात करते हैं CSIR की, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसके वर्तमान महानिदेशक हैं शेखर सी मंडे, और
IGIB की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और इसके वर्तमान निदेशक हैं अनुराग अग्रवाल जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस जानी मानी महिला रंगमंच कलाकार का निधन हो गया है? तो उत्तर है उषा गांगुली। आप देख सकते हैं ये है उषा गांगुली जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। 1998 में इन्हें इनके निर्देशन के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और इन्होंने 1970 और 1980 के दशक में काफ़ी कार्य किया था हिंदी थिएटर के लिए पश्चिम बंगाल में, इसीलिए इन्हें पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक माना जाता है उषा गांगुली जी को, इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संगठन ने भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज की शुरुआत की है? तो उत्तर है UNODC। UNODC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। UNODC ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कमजोर वर्ग की समस्याओं के साथ साथ उभरते मुद्दों जैसे लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज़, साइबर अपराध, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के बारे में छात्रों को जागरूक करना है। बात करें UNODC की तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। इसका मुख्यालय है वियना में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं घड़ा फतीवले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है? तो उत्तर है 10 लाख रुपए। तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ साथ में आपको पता होगी केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा से राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और लोकसभा सीटों की संख्या है 10। देख लेते हैं हरियाणा की लोकेशन इंडिया के मैप में। तो आप ध्यान देंगे, ये वायलेट कलर से आपको दिख रहा होगा, ये हरियाणा। तो इसके जो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं, जो इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ध्यान आपको यहाँ पे देना है ये कि ये उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था जब बात आई थी उत्तर प्रदेश की और हिमाचल प्रदेश की, तो मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश एक दूसरे को टच करते हैं। तो अगर ये टच करते हैं मतलब उसका ये हुआ कि हरियाणा और उत्तराखंड एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। अगर हरियाणा और उत्तराखंड एक दूसरे को टच करते तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक दूसरे को टच करते हैं, जबकि हरियाणा और उत्तराखंड एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इसके अलावा आसपास के जो स्टेट्स हैं वो भी देख लीजिए आप। जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 थी उसको हटा करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो ये भी आपने जाना। चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात बता दूं आपको, तो हाल ही में जनवरी महीने में दादरा एवं नागर हवेली को और दमन एवं दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 हो गई है। इसे आपको ध्यान देना है। और स्टेट्स जो हैं वो उनकी संख्या है 28। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर को प्रक्षेपित किया है सफलतापूर्वक? तो उत्तर है ईरान। हाल ही में ईरान ने नूर नाम का अपना पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।
आपको पता है कि पूरे विश्व में इस समय कोरोना वायरस महामारी फैली हुई है। तो इसके बीच और साथ में ईरान का अमेरिका के साथ तनाव भी चल रहा है। बताते हैं आपको। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। यह उपग्रह ऐसे समय प्रक्षेपित किया गया है जब दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा था। अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के अर्धसैन्य रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने और तेहरान और वाशिंगटन के बीच खत्म हुए परमाणु समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और ईरान के बीच में ऑलरेडी तनाव की स्थिति बनी हुई है। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। देख लेते हैं लोकेशन ईरान की। तो पहले आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स देख लीजिए। तो ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यूरोप है, इधर एशिया स्टार्ट हो जाता है, ये एशिया पार्ट है, और इधर है ऑस्ट्रेलिया। नीचे ध्यान देंगे तो अंटार्कटिक महाद्वीप है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब देखेंगे आप लोकेशन। तो ये है ईरान, हाईलाइटेड है। थोड़ा और नज़दीक से दिखाते हैं। तो इस मैप में आप देखेंगे ये दिख रहा होगा येलो कलर से ईरान। तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है किनके साथ? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इसके अलावा इराक, कुवैत के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। इधर है फारस की खाड़ी, इधर अरब सागर है। इसके अलावा यहाँ पे अदर छोटे छोटे स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्रीज़ हैं, अजरबैजान हो गया और दूसरे भी। चलते हैं आगे। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने करंट अफेयर्स के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न की। एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न है, हाल ही में हुआवेई इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।